बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज 502। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और सेहतमंद रखे। आमीन। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर किया करें। और अगर आपके साथ कोई खौफनाक वाक़या पेश आया है तो हमारे साथ शेयर करें। शुक्रिया। तो आज की कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। दिसंबर 2024 की एक थरथराती हुई सर्द रात का दूसरा पहर पूरे यौवन में था। बरसती हुई कहर आलूर ठंड हर जानदार को अपनी लपेट में लिए हुए थी। शहर की हदूद से बहुत दूर कहीं वीराने में एक स्याह हवेला सा भटकता हुआ दिखाई दे रहा था। गहरे स्याह अंधेरे में वो हवाला साफ दिखाई ना देता था। वो जगह बिल्कुल सुनसान और बेबैन सी थी। शहर के दूर से बहुत दूर, जहाँ दूर दूर तक वीरान दहशत मेलों में फैला हुआ था। वो बोंगी जगह कदरे खौफनाक सी थी। दिन के वक्त भी शायद ही कोई भोला भटका सा मुसाफिर वहां गया होगा, वरना आज तक वहां कोई आवारा कुत्ता भी दिखाई ना दिया था। लेकिन वो हवाला सा बिल्कुल इंसान की मानित था। वो बड़ी तेज रफ्तारी के साथ एक तरफ चलता हुआ आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। वहां कोई रास्ता तो ना था, मगर फिर भी वो अंदाजे के साथ अपनी दुरुस्त सिफ्त की ओर रवा था। वो बिल्कुल अकेला ही था। अंधेरे की काली चादर में छुपी हुई वो परिस्रार सी मोहतरिक परछाई देखकर गोया रगों में लोह मंजमत होने को था। इसके चलने की कोई आहट तक ना उभरी थी। वो बस खामोशी इख्तियार किए हुए चलता जा रहा था। इसका रुख शहर की तरफ था। इसका बढ़ता हुआ हर कदम इसी वीराने से बाहर ले जा रहा था। हर तरफ एक होलनाक सकूत और गहरी चुप का समा था। हाँ, अलबत्ता कभी कभार जब दूर कहीं कोई गीदड़ ठंड से चीखता तो माहौल में एक भयानक सी सरसराहट गूंज कर रह जाती और दिल उछल कर हलक में आन लटका। ना चाहते हुए भी एक वहशतनाक झड़झड़ी सी पूरे वजूद में जबलिश कर जाती। चांद के भी आखिरी अयाम चल रहे थे। यही वजह थी कि चांद दूर तक कहीं गोया दलू हो रहा था। शदीद ठंड और बरसती हुई नम आलूद धुंध का ये आलम हर जीरू को चुप का ताला लगाए हुए था। काला सियाह अंधेरा हर चीज को हड़प कर जाने को था। धुंध और अंधेरा इस कदर गहरा था कि चांद ऊपर आसमान पर भी तो होता, इन हालात में कुछ दिखाई ना दे सकता था। हर तरफ फौग का आलिम था। कायनात की हर चीज अपने अपने ठिकाने में कहीं दबकी हुई बैठी थी। हर बशर अपने आशियाने में मीठी नींद में कहीं मदहोश पड़ा था। और वो स्याह हवाला सर्द रात की मनोस तारीकी में अकेला ही लड़खड़ा रहा था। इसे कोई डर ना था, कोई खौफ ना था। वो काफी देर चलता रहा और फिर अंधेरे की काली आगोश में कहीं रूह पहुंचता हो गया। वीराना और भी वीरान सा लगने लगा था। हर तरफ अंधेरों के दहशतनाक आफियत अपना भयानक मुंह खोले हुए रेंगने लगे थे। तारीकी स्याही की अंधुनाक परछाइयां दूर दूर तक महोरे का महसूस हो रही थी। वक्त किसी चोर की तरह दबे पांव गुजरता जा रहा था। चांद निकल कर अपनी मखसूस रफ्तार में अब आसमान की बुलंद चोटी की तरफ गामजान था। कहर आलूद सदरार अब हल्की सफेद चादर ओढ़े हुए थी। माहौल बिल्कुल बर्फ की मानित ताकत था। दूर दूर तक खामोशी बिन बना रही। यूं महसूस हो रहा था जैसे सदियों से कोई आहट, कोई सरसराहट ना गूंजी हो। शहर की एक अंधेरी गली में अचानक एक आहट सी उभरी और वहां बैठा हुआ एक आवारा कुत्ता चौंक उठा। वहां छाए हुए काले धुएं में वो कुत्ता एक तरफ बागौर देखने लगा और किसी की मौजूदगी भांप कर भौंक उठा।
اس کی پھٹی ہوئی بھاری گھراٹ پوری گلی میں گونجنے لگی۔ گلی میں وہی سیاہ حوالہ چلتا ہوا ایک طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ کتا اسی حوالے کے سامنے کی جانب کھڑا تھا۔ وہ کتا ڈرا ہوا اسے اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر پورے اعتاب میں گرا رہا تھا، لیکن اس حوالے کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ اس کے قدم ابھی بھی تیز رفتاری سے اٹھ رہے تھے۔ چل چپ کر! اچانک ایک مدھم سی آواز نے سر اٹھایا اور پھر وہ کتا فوراً اپنا دم سا رہ گیا۔ یہ آواز انسان ہی کی تھی۔ مردانہ آواز سے وہ حوالہ واقعی کوئی نوجوان لڑکا محسوس ہوتا تھا۔ کتا اس حوالے کو پہچان چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کتا اب اپنی دم لہراتا ہوا اس کے آگے پیچھے گھومنے لگا تھا۔ کتے کے منہ سے اب اپنیت بھری ہوئی خوفناک ایک نرم سی گراہٹ نمودار ہونے لگی تھی۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ حوالہ نما شخص گلی کے سنسان اندھیرے میں روپوش ہو کر ایک گھر میں داخل ہو گیا تھا۔ گھر کا دروازہ شاید پہلے ہی سے کھلا تھا، اسی وجہ سے وہاں کوئی شور نہ سنائی دیا تھا، مگر دروازہ بند کرنے کی مدھم سی گڑگڑاہٹ نے گہری تشویشناک خاموشی کو چاک چاک کر دیا تھا۔ یہ لمحہ دل دہلا دینے والا تھا۔ اب ایک بار پھر سے گہری چپ کا راج چھا چکا تھا۔ ہر سو ویران رات برس رہی تھی۔ وقت اپنی مست چال سے ماحول روا رہا اور آخر صبح کے ٹھنڈے اجالے نمودار ہونے لگے۔ قدرت کا نظام آج رنگ لایا تھا۔ سورج طلوع ہو کر آسمان پر پوری آب و تاب سے جل رہا تھا۔ یہ قدرے راحت بخش نظارہ تھا، ورنہ جس قدر ٹھنڈ پڑ رہی تھی، سورج سارا سارا دن بادلوں میں کہیں چھپا رہتا تھا۔ آج دھوپ نکلنے پر ایک عجب سی مسرت گویا کھل اٹھی تھی۔ لوگ اپنے اپنے مشغلے میں مصروف عمل دکھائی دے رہے تھے۔ شہر کے شور شرابے سے دور ایک کھیت کے کنارے کوئی بیٹھا ہوا دھوپ سیک رہا تھا۔ وہ سر جھکائے ہوئے بالکل خاموش سا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ وہاں اکیلا ہی تھا۔ اس کے اس انداز خاموشی سے واضح محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں کہیں گم ہو۔ اسے آس پاس کی کچھ خبر نہ تھی۔ اسے یہ بھی خبر نہ ہو پائی تھی کہ اس کے پاس کوئی شخص آن کھڑا ہوا ہے۔ سلام جناب، میں نے نرم لہجے سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ارے تم یہاں کب سے آئے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، جوشف نے چونکتے ہوئے جواباً کہا اور اٹھ کر مجھ سے ہاتھ ملانے لگا۔ بس ابھی آیا ہوں۔ گھر سے پتہ کیا تو تم لاپتہ تھی، اس لیے تمہیں ڈھونڈتا ہوا بس ادھر نکل آیا۔ میں خفیف سا مسکراتے ہوئے بولا، اوہ شکریہ جناب، اور پھر واپس چلتے ہیں۔ اچھا ہوا تم آ گئے، ایک ضروری بات کرنی ہے، جوسف نے جواباً مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر ہم دونوں واپس شہر کی سمت روانہ ہو گئے۔ کیا بات ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ تم کچھ افسردہ سے دکھائی دے رہے ہو آج۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے استفسار کیا۔ وہ واقعی سنجیدہ سا دکھائی دے رہا تھا، جبکہ وہ ہمیشہ خوش مزاج شخص رہا تھا۔ ہاں یار، بات ہی کچھ ایسی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی بات کیسے کروں، جوسف نے اضطرابی لہجے میں کہا، اور پھر گویا ہوا، تم آؤ میرے ساتھ، گھر چل کر بات کرتے ہیں۔ اور پھر ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے واپس اپنے گھروں کی طرف بڑھنے لگے۔ ہم پیدل ہی چل رہے تھے۔ ہم دونوں ایک طویل عرصے سے گہرے دوست تھے اور شہر کی ایک ہی گلی میں ہمسائے بھی تھے۔ جوسف دھوپ سیکنے کی غرض سے شہر سے باہر کھیت میں آن بیٹھا تھا۔ میں جانتا تھا کہ جوسف کہاں ملے گا، یہی وجہ تھی کہ میں اس کی تلاش میں ان کھیتوں میں پہنچ گیا۔ ہم دونوں جوانی کی عمر کے دوسرے پڑاؤ میں قریبی ہمسفر تھے۔ روبرو اور جوان، بے باک اور نڈر، سورج سر پر تھا۔ نیم گرم دھوپ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ہم دونوں میانہ روی سے رواں تھے، اور پھر ہم کافی دیر چلنے کے بعد شہر میں داخل ہو گئے۔ یہ مین بازار تھا جہاں خرید و فروخت کی ہر انواع کی دکانیں موجود تھیں۔
यहाँ काफी रश था। लोगों की रंग बिरंगी भीड़ में दाएं बाएं होते हुए हम अपनी गली में जा पहुंचे थे। गली में बाजार नहीं लगता था, इस वजह से यहाँ कोई रश ना था। कुछ ही देर बाद मैं अब जोसेफ के घर मौजूद था। ये जोसेफ का कमरा था जहाँ मैं और जोसेफ चाय से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। हाँ, अब बताओ, क्या माजरा है? मैंने जोसेफ को सवालिया निगाह से टटोलते हुए दरियाफ्त किया। मेरी आवाज़ सुनकर वो मेरे और भी करीब हो गया और किसी राजदारना अंदाज में मुझसे सरगोशी करने लगा। यार, एक काम निकल आया है। मेरे मामू जात की बीवी की कोई सहेली है, इसको कुछ मसला है। तुम खुद बात करके देखो, मैं नहीं बता सकता। जोसेफ ने मुझे तशवीशनाक लहजे में देखते हुए कहा। "हम्म, करो कॉल इस कज़न को। ये वही मामूजात कज़न है जो फैसलाबाद अलीपुर बंगले में रहती है।" मैंने इस्तफसार किया। हाँ बिल्कुल, ये वही कज़न है। वो मुझे काफ़ी दिनों से ये मसला बता रहा है और कज़न को आगे से वो लोग बार बार इस मसले की बाबत मदद पूछते हुए। हालांकि वो लोग अपनी बेटी को इधर उधर लेकर भी गए हैं, लेकिन कहीं से अफाका नहीं हुआ। कज़न तुमसे बात करने की जिद करता है, जबकि मैं इसे कई बार बता चुका हूँ कि एस.ए. अली अपने किसी काम में मसरूफ है। जोसेफ ने सपाट लहजे में कहा और मुझे बागौर देखते हुए कुछ सोचने लगा। मैं बदजात खुद अपनी किसी सोच में डूबा हुआ था और बिल्कुल खामोश था। क्या तुम अभी तक अपने काम में मसरूफ हो? जोसेफ की सरगोशी इस बार मेरे कानों में सरसराई और मैं इसकी तरफ मतवज्जा होने लगा। हाँ, गुज़श्ता रात तुम्हारे अमल की आखिरी रात थी। ये काफ़ी कठिन हालात रहे हैं। खैर, अब तो फ्री हो, मैंने मुख़्तसिर जवाब दिया। जोसेफ अपने कज़न को कॉल कर रहा था। तीसरी बेल पर कॉल उठा ली गई थी। हाल अहवाल जानने के बाद फ़ोन अब मेरे हाथ में था और फिर कज़न ने इस लड़की की परेशानी मेरे गोश को उतार दी। मैं खामोशी के साथ सारी रात सुनता रहा। मैं सारा मामला समझ गया था। कज़न ने जो कुछ बताया वो बिल्कुल अधूरा था और इसे मज़ीद पता भी कैसे होता। इसे सिर्फ इतना ही मालूम था जितना इसकी बीवी ने सुना था। हकीकत क्या है, ये तो वही लड़की बता सकती थी जिसे मसला दरपेश था। कॉल बंद कर दी गई थी। मैं जोसेफ के कज़न को बता चुका था कि ये जिन्नाती मसला है। मरीज कोई भी हो, इसका मेरे पास मौजूद होना ज़रूरी शर्त है ताकि हालात की नज़ाकत तफसीलन सामने लाई जा सके। मैं बेसाख्ता अपने जहन इंतशार में कहीं खो सा गया था। मामला मेरे जहन में गोया उछल कूद कर रहा था। तो मसला काफ़ी गंभीर लगता है, जोसेफ ने सवालिया अंदाज में कहा और मेरी तरफ देखने लगा। इसके माथे पर सलवटें बनकर थम सी गई और धुन में सुकड़ सी गई। इसकी खामोशी आंखों में सवालात की कश्ती डोलती हुई वाज़ा दिखाई दे रही थी। हाँ, कुछ ज़्यादा ही गमगीन और पेचीदा मसला है, मैंने खफीफ लहजे में जवाब दिया। लेकिन वो लड़की या इसके घर का कोई फर्द फासला दूर होने की वजह से यहाँ नहीं आ सकता, इसलिए वो मुझे वहाँ बुलाना चाहते हैं, मैंने मज़ीद बताते हुए कहा। और जोसेफ, हाँ, मैं सर हिलाते हुए मेरी बात समझता गया। तो फिर कब की तैयारी है वहाँ जाने की? जोसेफ ने सवाल किया और घुसकर मेरे और भी करीब हो गया। कज़न का तुम्हें अभी मैसेज आ जाएगा। वो लड़की इन हालात से जल्द सरगर्म होना चाहते हैं, मैंने साफ गोई से जवाब दिया। अब दोनों सोफे पर एक साथ ही तो परजमान थे, फिर भी जोसेफ ऐसे जिन्नाती मिसाइल की गुफ्तगू में काफ़ी गौर तलब ज़हन रखता था। वो अक्सर ऐसी बातों में मुकम्मल तौर पर मेरे करीब होकर बैठ जाया करता, जैसे वो मेरे एक एक लफ्ज़ के तजस्सुस से सार में खुद को गोया कैद कर दिया करता था। अच्छा, जोसेफ ने खुश आइंदा होकर कहा और फौरन अपने मोबाइल फ़ोन को देखने लगा। मैसेज आया हुआ था। इस लड़की ने इन्हें फैसलाबाद अपने घर आने की इजाज़त दी।
کزن نے میسج کر کے اطلاع کر دی تھی اور پھر میرے کہنے پر کزن کو جوابی میسج کر دیا گیا تھا۔ میں اور جوزف آج شام ہی اس لڑکی کے کزن کے پاس جانے کو تیار تھے اور پھر وہاں سے کچھ دور ہی اس لڑکی کا گھر تھا۔ میں جوزف کے پاس کافی دیر تک بیٹھا رہا، دوپہر کا کھانا بھی وہی ایک ساتھ ہی کھایا اور پھر میں اپنے گھر چل دیا۔ میں آج شام علی پور بنگلہ فیصل آباد جا رہا ہوں۔ میں اپنے گھر میں ساری بات بتا چکا تھا۔ گھر میں کوئی زیادہ افراد تو تھے نہیں اور نہ ہی میری شادی ہوئی تھی جو اپنی بیوی کے سوالات کی پہلیاں بجھانا پڑتی۔ سبھی کو معلوم تھا کہ میرا شعبہ ہی ایسا ہے اور بس یہی میرا شوق تھا۔ آسمان پر چمکتا ہوا سنہری گول تھال بھی اب گلابی ہو کر گویا تھک سا گیا تھا۔ اس کی شدید تماز میں قدرے کمی آ چکی تھی۔ مغرب کی آغوش میں ڈھلتا ہوا سورج دیکھتے ہی دیکھتے آخر مکمل کہیں چھپ سا گیا تھا۔ شام کے مدھم سائے اپنے پر پھیلا کر کالے دھوئیں چھوڑنے لگے تھے۔ تاریکی چار سو پھیل رہی تھی اور اندھیرا اور بھی گہرا سیاہ ہوتا جا رہا تھا۔ ٹھنڈ کے بے داد افریت سردی بن کر رینگنے لگے تھے۔ ماحول ویران ہوتا جا رہا تھا۔ پکی سڑک پر تیز رفتار بس اندھیروں کو چیرتی ہوئی آگے ہی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ بس فیصل آباد شہر کے رنگین رنگوں سے نکل کر علی پور بنگلے کی طرف رواں تھی۔ سڑک کے ارد گرد دور دور تک گہرا اندھیرا شدید ٹھنڈ سے گویا جگڑ سا گیا تھا۔ بس کے سیٹ والے سائڈ شیشوں سے باہر کچھ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ میری نظر باہر اندھیروں میں گھوم رہی تھی جبکہ جوزف میرے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے آگے والی سیٹ کی بیک سائڈ پر اپنا سر ٹکا رکھا تھا۔ ہم شام ہوتے ہی اپنے شہر سے بس میں سوار ہو گئے تھے۔ بس کی تیز رفتاری ہمیں جلد ہی ہماری منزل پر پہنچا دینے والی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کنڈکٹر کی آواز نے ہمیں چوکنا کر دیا تھا۔ وہ علی پور بنگلے کی سواریوں کو مخاطب کرتے ہوئے آواز دے رہا تھا۔ ہم اٹھ کھڑے ہوئے اور گھسٹتے ہوئے بس کے خارجی دروازے کے پاس جا رکے۔ ایک دو منٹ بعد ہمارا اسٹاپ آ گیا اور ہم دونوں بس سے نیچے اتر گئے۔ بس ہمیں وہاں اکیلا چھوڑ کر آگے کی اور بڑھ چکی تھی۔ اسے اور بھی آگے کا سفر مقصود تھا۔ اسٹاپ پر صرف ہم دو ہی رہ گئے تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا بس اسٹاپ تھا، وہاں کوئی اور موجود نہ تھا۔ ہر طرف گھنا اندھیرا اور گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شدید سردی مدھم سی گرتی ہوئی دھند کے ساتھ مل کر ہمیں اٹھا رہی تھی۔ ہمیں وہاں لینے والا کوئی موجود نہ تھا۔ ابھی تو وقت بھی کچھ زیادہ نہ ہوا تھا۔ جوزف نے موبائل پر وقت دیکھا تھا، رات کے 9 بج چکے تھے۔ ہم نے ارد گرد کا سرسری طور پر جائزہ لیا اور پھر ہم نے خود کو وہاں بالکل لاچار اور تنہا پایا۔ ہم خالی ہاتھ ہی تھے۔ جوزف موبائل ٹارچ کا سہارا لیے ہوئے ایک طرف چل پڑا اور میں بھی اس کے تعاقب میں رہا۔ وہ پہلے بھی یہاں کئی بار آ چکا تھا جبکہ یہ میرا پہلا موقع تھا۔ 10-15 منٹ کی پیدل مسافت سے ہم ایک گاؤں میں داخل ہو چکے تھے۔ گاؤں کے بازاروں میں کہیں کہیں جلتا ہوا بلب روشن ہو کر اس بات کی دلیل دے رہا تھا کہ ہاں یہاں ابن آدم مکین ہے، مگر رات کے اس پہر ہمیں کسی قسم کی کوئی آواز تک نہ سنائی دی۔ ہم مختلف بازاروں میں مٹر گشت کرتے ہوئے اب ایک مکان کے سامنے جا کھڑے ہوئے تھے۔ جوزف نے نمبر ملا کر موبائل کی آواز اوپن کر دی تھی۔ بیل جا رہی تھی لیکن آگے سے کوئی اٹھا نہ رہا تھا۔ وہ راستے میں آتے وقت فون کرتا رہا تھا مگر شاید آگے والا بندہ سویا ہوا تھا۔ کسی نے بھی فون نہ اٹھایا تھا۔ جوزف آگے بڑھا اور لوہے کا گیٹ پیٹ ڈالا۔ آہنی شور دور دور تک فضاؤں میں گونج کر رہ گئے۔ گاؤں کی کسی نکڑ میں چھپا بیٹھا ہوا آوارہ کتا بھی اس شور کو سن کر آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ کتا متواتر بھونک رہا تھا۔ کتے کی پھٹی ہوئی چیخو پکار سن کر ادھر ادھر چھپے بیٹھے ہوئے کتے بھی اب تڑپ اٹھے تھے۔ گاؤں میں شور سا مچ گیا تھا۔ ہم اسی مکان کے پاس کھڑے تھے جہاں جوزف نے اپنے بھاری ہاتھ سے دستک دی تھی۔ تھوڑے ہی توقف کے بعد دروازہ کھل گیا تھا اور پھر ہم بھی اندر داخل ہو چکے تھے۔ وہ جوزف کے کزن کا گھر تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد جوزف اب میرے پاس بیٹھک میں موجود تھا۔
वहाँ हम दोनों ही थे। थोड़ी देर जागने के बाद हम अपने बिस्तरों में लेट गए और आलिम मदहोशी में सो गए। बाहर गहरी सफ़ेद धुंध में शदीद ठंड तन तनहा आवारगी करती रही। आलिम सकूत का आंचल था। सामने वाला कोई भी जीरू मौजूद ना था। वीरान दहशत की तरह रात का हर पहर बड़ा बयाबान सा था। रात अपना काला स्याह पल्लू ओढ़े हुए दबे पांव मोहरे रक्स रही और आखिर सुबह फजर का तिरका अपनी आँख खोलने लगा। चलो यार अब उठ जाओ, कब से आवाज़ें दे रहा हूँ। जोसेफ ने अपना हाथ मेरे सर पर गोया जबनिश करते हुए कहा और मेरी आँख खुल गई। वो मेरे पास बैठा हुआ था। मुझे जागते हुए देखकर वो बोल उठा, दिन के 11 बज चुके हैं जनाब। बाहर सूरज सर पर आ गया है और ज़बरदस्त धूप निकली हुई है। अब चलो उठो। उठ गया हूँ यार, सारी नींद का बेड़ा गर्क करके रख दिया तुमने। मैं उठ जाने पर इसे मलामत करने लगा था। मुझे याद था कि हम इसके मामू के घर किसी काम के सिलसिले में आए हैं, मगर जोसेफ बेखबर था कि मैं कितनी रातों के बाद आज की रात आज़ादी से सोया था। वो नहीं जानता था कि मैंने गुज़श्ता कई रातें घर से बाहर सर्द और उजड़े वीरान में जागते हुए गुजारी हैं। मैं बदमज़ा सा मुंह बनाते हुए आखिर उठ खड़ा हुआ और हाथ मुंह धोने चल पड़ा। ये दोपहर का दूसरा पहर चल रहा था। जोसेफ और वो कज़न मुझे एक अनजान से रास्ते पर लिए जा रहे थे। हम तीनों बाइक पर सवार थे। कज़न बाइक संभाले हुए था। वो एक कच्चा और बल खाता हुआ रास्ता था। इर्द गिर्द लंबी लंबी जंगली घास बूटियां लगी हुई थी। दूर दूर तक पहाड़ी कंकरों के छोटे बड़े दरख्त हर तरफ फैले हुए थे। गोया वो कोई जंगली किस्म का इलाका था। एक अजीब सी दहशत बड़ी खामोशी से हमारे ताकुब में थी। वो जगह वाकई बहुत खौफनाक सी थी। हम काफ़ी देर से इस गिर्द आलूद रास्ते पर दौड़ रहे थे। अभी तक हमें कोई और राहगीर शख्स दिखाई ना दिया था। मैं ऐसे इलाकों का ही तो शाइक था। मैं इस माहौल से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था, लेकिन मैं जोसेफ के चेहरे पर अफसरदगी की लहर दौड़ते हुए देख चुका था। शायद वो थोड़ा घबराया हुआ था। बाइक पर कोई आधे पौने घंटे का ये सफ़र काफ़ी थका देने वाला रहा था। हमारा वो सफ़र खेतों के बीच एक ऐसे मकान पर जाकर ख़त्म हुआ जहाँ दूर दूर तक कोई और मकान वगैरह दिखाई ना दे रहा था। वो एक बड़ा और कच्चा सा मगर कदरे खूबसूरत मकान था। हर दीवार मिट्टी से लेप की गई थी। बाइक से उतरकर वो कज़न इस घर के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ गया और हम दोनों इर्द गिर्द के इतराफ में देखने लगे। हर तरफ खेत ही खेत नजर आते थे। फसलें कम थी और वीरानियत बहुत ज़्यादा। गोया वो कोई वसी और अरीज दश्ती ज़मीन थी। चारों इतराफ ऊंचे दरमियाने पेड़ अपने पत्तों से आरी थे। शायद ये पतझड़ का मौसम था या फिर सख्त सर्दी की वजह से हर शाख अपने पत्तों को खो चुकी थी। बहुत अजीब मगर दिलनशीन मनाजिर थे। दिन को धूप और शाम ढलते ही ठंड पड़ने लगती थी। नीम गर्म धूप के इस आलिम में वहाँ का हर मंजर काबिले दीद था, लाजवाब बेमिसाल था। जोसेफ के ख्यालात मुझे नहीं पता थे, लेकिन मेरी रूह को वो इलाका बड़ा जाजिब नज़र लगा था। जी चाहता था कि उम्र भर के लिए यहीं ठहर जाऊं, अंदर आ जाऊं। कज़न की आवाज़ से हम अपने ख्यालों से बाहर निकल आए और फिर मजहब अंदाज में चलते हुए दाखिली दरवाजे से गुजरते हुए घर में दाखिल हो गए। अंदर का माहौल बहुत दिलकश था, लेकिन एक मोटे रस्से से बंधे हुए खूंखार कुत्ते की डरावनी आवाज़ से हम बौखला गए थे। वो काफ़ी बड़ा और पला हुआ लड़ाकू कुत्ता था। सच शुक्र वो बंधा हुआ था, वरना सहन काफ़ी खुला और बिल्कुल शफाफ था। एक तरफ उगा हुआ देसी किक्कर का लंबा चौड़ा दरख्त पूरी शान से खड़ा था। दीवार पर टहलती फिरती हुई मुर्गियां हमें अचानक वहां देखकर गोया चौंक उठी थी। वो अपनी बोली में कुड़कुड़ करती हुई बाहर की तरफ में उड़ गई थी। एक कोने में रखा हुआ कबूतरों का बड़ा सा जाल यहाँ किसी शौकीन फर्द की निशानदेही कर रहा था। शहर के सामने बड़ा और लंबा सा बरामदा था। बरामदे से बाहर की जानिब वहीं एक कोने में किचन सा बनाया गया था, जहाँ पर चूल्हे से अभी भी हल्का हल्का सफ़ेद फार्म धुआं उठ रहा था।
वहां पर बैठी हुई एक औरत हमें देखते ही अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और खुशी की एक हल्की से तबस्सुम के साथ हमारी तरफ बढ़ने लगी। वो कोई 55-60 वर्ष की लग रही थी। हम सर झुकाकर वहीं रुक गए। इस औरत के करीब आते ही हमने सलाम किया और इन्होंने जवाब देते हुए हमारे सरों पर हाथ रखा, गोया सलामती भरा प्यार दिया। जाए बेटा, अंदर बैठिए, मैं आती हूँ। जी अच्छा कहते हुए हम सामने की तरफ बढ़ गए। बरामदे से आगे कमरे बने हुए थे। इधर उधर एक तरतीब के साथ रखे हुए रंगीन लकड़ी के मुख्तलिफ फर्नीचर बहुत शानदार लग रहे थे। वहां की हर शय लाजवाब मंजर पेश कर रही थी। कुछ कदमों की दूरी के बाद हम कमरे में जा बैठे थे। वहां कजन एक आदमी के पास बैठा हुआ था। वो आदमी जवान और रैबदार शख्सियत का मालिक था। दुआ सलाम के बाद हम भी वहां सोफे पर परजमान हो गए। इस बार मुकम्मल खामोशी से छा गई थी। दिन का उजाला बाहर अभी तक मजबूती से खड़ा था। यहाँ तक का सफ़र थोड़ा तवील था। अगर अभी से इनके मरीज का काम करना शुरू कर दिया तो शायद हम शाम होने तक कज़न के घर पहुँच जाएंगे, और अगर काम लंबा पड़ गया है तो शाम होते ही ठंड का जोर बढ़ना शुरू हो जाएगा और बाइक पर तो हमारी बर्फ बन जाएगी। मैं इन्हीं ख्यालों में गुम था कि अचानक मेरे कानों से एक आवाज़ टकराई, बेटा ये लो, चाय पियो। ये वही औरत थी जो बाहर चूल्हे पर बैठी हुई थी। वो कदरे खुश असलूबी से मुखातिब हुई थी। मैंने ट्रे से चाय का कप उठाते हुए शुक्रिया अदा किया। आप लोग आराम से चाय पिए, तब तक मैं अपनी बेटी को हिना को ले आई। वो साथ वाले कमरे में है, ये इनके शोहर हैं। वो औरत सामने बैठे हुए इस आदमी की तरफ इशारा करते हुए बोली, जी अच्छा माँ जी। इस बार कज़न की आवाज़ ने अदब झाड़ा, जबकि मेरी नज़र इस आदमी को टटोल रही थी। वो बड़े लुत्फ के साथ चाय नोश फरमा रहा था। मुझे वो शख्स कुछ मुर्दा ज़मीर सा मालूम हो रहा था। इसका मिजाज बड़ा अजीब सा था, या फिर वो कभी मर्दों की महफिल का आदी ही ना रहा था। वक्त किसी गोल पहिए की तरह घूमता रहा और मैं दिल पर हाथ रखे हुए इंतजार करने लगा। हम चाय खत्म कर चुके थे। वो सामने बैठा हुआ शख्स नज़र चुरा चुरा कर मेरी तरफ देख रहा था। शायद कज़न ने इसे मेरे बारे में कुछ ऐसा बता दिया था जो वो मुझ में ढूंढने लगा था। मुझे वो शख्स पसंद नहीं था। जिस लड़की की खातिर हम वहाँ गए थे वो मरीज़ा इसकी बीवी थी, और अभी तक इसने मुझे कोई बात नहीं बताई थी। हालांकि वो कुछ तो जानता ही होगा, या फिर इसकी अपनी कोई मनफरद सोच होगी। हम चारों में कोई बात ना हुई थी। सभी अपनी अपनी सोच में बिखरे पड़े थे। अचानक कमरे में एक बूढ़ा शख्स दाखिल हुआ। वो हाथ में छोटी सी छड़ी पकड़े हुए थे। वो बुजुर्ग काफ़ी उम्र रसीदा थे। इनके पीछे ही वो औरत और इसकी बेटी भी आ गई। हम मज़हब अंदाज में गोया संभल कर बैठ गए। वो तीनों भी जाकर इस शख्स के पास सोफे पर बैठ गए थे। मज़ीद इसका नेक्स्ट पार्ट सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।